स्वागत है आप सभी का द नॉलेज नेक्सस के एक और शानदार नॉलेज सेशन में। आज हम एक मजेदार क्विज के जरिए कुछ नया सीखेंगे। बिल्कुल। आज हम मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था और संवैधानिक ढांचे से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल जवाब करने वाले हैं। और हाँ, अगर ये सेशन पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल हाईकोर्ट की शक्तियों से जुड़ा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय या मतलब हाईकोर्ट को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और दूसरे मकसदों के लिए रिट्स जारी करने का अधिकार देता है? आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 131 या डी अनुच्छेद 143। ये एक बहुत ही फाउंडेशनल सवाल है। इसका सही जवाब है बी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। जी। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। अच्छा, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स जारी कर सकता है ना? तो फिर इनमें फर्क क्या है? यही तो सबसे जरूरी बात है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर रिट्स जारी करने की शक्ति देता है, लेकिन अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों यानी लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार देता है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है। बिल्कुल। एक तरह से ये शक्ति ज्यादा वाइड है। इसका मकसद न्याय को आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बनाना है। बहुत बढ़िया। चलिए अब न्यायपालिका से जुड़ा अगला सवाल लेते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके विकल्प हैं ए न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित, बी न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, सी न्यायमूर्ति जीपी सिंह या डी न्यायमूर्ति जेएस वर्मा। इसका सही जवाब है बी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। उन्होंने 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य बना तभी ये पद संभाला था। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, इनका नाम तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और उनकी सबसे खास उपलब्धि ये है कि वो बाद में भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी बने और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। वाह, मतलब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सफर शुरू करके देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंचे। जी। और ये भी याद रखना जरूरी है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है मतलब मुख्य पीठ वो जबलपुर में है। सही है। चलिए अब तीसरा सवाल, और ये थोड़ा ट्रिकी है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में दो कथन हैं। पहला, इसका गठन आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किया गया था, और दूसरा, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो आपके विकल्प हैं ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं। ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें दो अलग-अलग फैक्ट्स को परखा जा रहा है। इसका सही जवाब है सी, मतलब एक और दो दोनों कथन सही हैं। दोनों सही हैं। हाँ, इसका गठन आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ही हुआ था और इसकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर ही होती है। उस समिति में कौन कौन होता है? उस सिफारिश समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उनके साथ विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नॉमिनेट किया गया एक कैबिनेट मंत्री भी होता है। अच्छा, ताकि नियुक्ति में एक तरह का बैलेंस बना रहे। हाँ, बिल्कुल। इस आयोग का मेन काम ही सरकारी विभागों में ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसमें एक अपडेट भी है शायद। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। 2019 में आरटीआई एक्ट में एक संशोधन हुआ जिसके अनुसार अब आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अच्छा, चलिए अब जरा स्थानीय शासन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1993, बी 2003, सी 2007 या डी 2010। ये एक ऐतिहासिक कदम था और इसका सही जवाब है सी 2007। 2007। जी। बिहार के बाद मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना था। ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मूल संविधान में तो शायद 33% का ही प्रावधान था। एकदम सही। संविधान के अनुच्छेद 243D में
कम से कम 33% आरक्षण की ही बात थी, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसे 50% तक बढ़ाया। इस एक कदम से स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी और उनका सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। सही बात है। अगला सवाल विधानसभा से। 1956 में मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ए. कुंजीलाल दुबे, बी. सीताराम जाजू, सी. एच.एस. कामत या डी. विश्वनाथ तामसकर? इसका जवाब है ए. कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे। हाँ, और उनकी एक खास पहचान भी थी। उन्हें विधि पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। विधि पुरुष मतलब लीगल ल्यूमिनरी? बिल्कुल। और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया। वो लगातार 3 बार 1956 से 1967 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। वो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। शानदार। अब एक सवाल संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 38, बी. अनुच्छेद 40, सी. अनुच्छेद 44 या डी. अनुच्छेद 48? ये तो गांधी जी के सपने से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। इसका सही जवाब है बी. अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40? जी, ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को दिखाता है और इसी अनुच्छेद को असलियत में लागू करने के लिए बाद में 73वां संविधान संशोधन लाया गया। अच्छा, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। एकदम सही। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वो पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में गठित करे। चलिए, इसी पंचायती राज से जुड़ा एक और सवाल। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? ए. सीधे जनता द्वारा, बी. जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, सी. राज्यपाल द्वारा मनोनीत या डी. मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त? ये त्रिस्तरीय प्रणाली का सबसे ऊपरी स्तर है। इसका सही जवाब है बी. जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हाँ, पहले जनता सदस्यों को सीधे चुनती है, फिर वो चुने हुए सदस्य अपने बीच से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। और इसका प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? जिला पंचायत का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है यानी सीईओ, वो एक IAS अधिकारी होता है। ठीक है। अब एक सवाल राज्यपाल की भूमिका पर। अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दें, तो नए राज्यपाल की नियुक्ति तक उनके कर्तव्यों का पालन कौन करता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. विधानसभा अध्यक्ष, सी. राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी. भारत के उपराष्ट्रपति? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है जो संवैधानिक व्यवस्था को दिखाता है। सही जवाब है सी. राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? जी, ये एक संवैधानिक परंपरा है। जब भी ऐसी कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो राष्ट्रपति ये जिम्मेदारी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं। क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल है। न्यायमूर्ति PV दीक्षित ने राज्य में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया था। समझ गया। अब एक और सवाल जो राज्यपाल की शक्तियों से ही जुड़ा है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस अगर विधानसभा से पास ना हो तो अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावी रह सकता है? ए. 6 महीने, बी. सदन की पुनः बैठक से 6 सप्ताह, सी. 1 वर्ष या डी. 6 महीने और 6 सप्ताह? ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत सीधा है। इसका सही उत्तर है डी. 6 महीने और 6 सप्ताह। 6 महीने और 6 सप्ताह? यस। ये कैलकुलेशन थोड़ा समझाएंगी? जरूर। देखिए, इसमें 2 नियम काम करते हैं। पहला नियम ये है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरा नियम ये है कि जैसे ही सत्र शुरू होता है उसके 6 हफ्तों के अंदर अध्यादेश को पास कराना जरूरी है। अच्छा, तो 6 महीने 2 सत्रों के बीच का गैप जी, और 6 हफ्ते पास कराने का समय। बिल्कुल। इसलिए अधिकतम अवधि हुई 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। अगर ये पास नहीं हुआ तो अपने आप खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब आज का आखिरी सवाल। मध्य प्रदेश में किस संवैधानिक पदाधिकारी को लोकायुक्त के रूप में जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए. मुख्य सतर्कता अधिकारी, बी. भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ओम्बुड्समैन, सी. मानवाधिकार आयुक्त या डी. महाधिवक्ता? लोकायुक्त एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है और इसका सही जवाब है बी. भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल यानी एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन। और इसकी स्थापना किस कानून के तहत हुई थी?
इसकी स्थापना मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत हुई थी। क्या आप ये बता सकती हैं कि मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त भी न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित ही थे। अरे वाह, वही जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल का पद भी संभाला था? जी वही। लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े अधिकारी तक आते हैं और ये उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच कर सकता है। तो ये थे मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। हाँ, और उम्मीद है इस क्विज के माध्यम से हाई कोर्ट की शक्तियों, पंचायती राज, राज्यपाल की भूमिका और लोकायुक्त जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। बिल्कुल। और अगर आपको ये क्विज पसंद आया तो अभी हमारे YouTube चैनल द नॉलेज नेक्सस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सीखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।